नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली से देहरादून लौटे हैं सीएम धामी। वापस आते ही स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे सीएम धामी। औचक निरीक्षण के लिए रायपुर स्टेडियम पहुंच रहे हैं सीएम धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा सीएम धामी ने इस दौरान लिया है। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को भोजन परोसते हुए नजर आए हैं। खिलाड़ियों के साथ बैठ करके भोजन किया भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से देहरादून आते ही रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अलग अलग व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भोजन व्यवस्थाओं को भी देखा है। उन्होंने खिलाड़ियों को पहले भोजन परोसा और फिर खिलाड़ियों के साथ बैठ करके भोजन खाया भी। मुख्यमंत्री ने अलग अलग खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई करी और इस मौके पर उन्होंने शूटिंग रेंज का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और आगाज अच्छा हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। इस मौके पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह मौजूद थे। 20 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहाँ पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं, वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं, वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे। तो सीएम धामी ने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और इसके साथ ही शूटिंग रेंज का भी निरीक्षण करते नजर आए। उत्तराखंड में फिर से एक बार मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। मौसम बदलने से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। मौसम बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का अलर्ट रहेगा। नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी बारिश की संभावना है। 6 फरवरी तक देहरादून में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन
6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुज, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और खासकर 7 जिलों पर फोकस रखा है। बारिश का अलर्ट है उन जिलों में। मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है और करीब 2 से 3 दिन के लिए अलर्ट है। आज भी अगर हम राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो हल्की मध्यम बारिश हो रही। हरिद्वार या उधम सिंह नगर जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की हल्की बारिश दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो हाई एल्टीट्यूड जो एरिया वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने आज और कल 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 और 8 और 9 3 दिन का भी अलर्ट है कि जो मैदान के इलाके वहाँ पे हल्की बारिश होगी और जो पहाड़ के इलाके वहाँ पे मध्यम बारिश और साथ ही साथ जो हाई एल्टीट्यूड एरिया वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। एक बार फिर से जो सर्दी है वो दोबारा से वापसी आ रही है और ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। राजधानी देहरादून में चूंकि कल देर रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है धूप नहीं निकली और ठिठुरन बढ़ गई है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 और 7 तारीख को भी अलर्ट जारी कर रखा गया। तो मौसम विभाग ने ये अलर्ट है। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो थोड़ा सा बच करके आए, क्योंकि पहाड़ों की जो बारिश है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, पर जो धनवटी एरिया है या उत्तरकाशी एरिया वहाँ पे बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बारिश की संभावना देखिए, पर्यटन क्षेत्र ज़्यादा जहां पर बारिश की संभावना है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरता जाएगा? बिल्कुल, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे जिलाधिकारियों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर कोई भूस्खलन या हिमस्खलन की कोई ऐसी दिक्कतें आती है तो तत्काल रूप से आपदा प्रबंधन जो टीम है वो वहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा जिलाधिकारी लेवल पे या आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो अलर्ट मोड पे है कि अगर कोई भारी बारिश होती है या हिमस्खलन होता है या बर्फबारी होती है तो उसके लिए सारी जो अपडेट्स है वो रखी जाए। और जो सैलानी है उनको थोड़ा सा रुक रुक करके आने की चेतावनी दी कि थोड़ा सा सैलानी रुक करके आए, क्योंकि अगर जहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही वहाँ पे थोड़ा सा रुक करके आए, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे बर्फबारी भी होगी और साथ साथ बारिश भी होगी तो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन मौसम विभाग ने करीब परसों से थोड़ा सा मौसम जरूर खुलेगा, लेकिन 6, 7, 8 3 दिन अलर्ट है। 8 के बाद मौसम जरूर सुहाना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। प्रणव उमेश के विवाद में अब राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। दोनों से मिलकर के समझौता कराने में जुटे हुए हैं टिकैत। समझौते की कोशिशों को प्रणव ने सिरे से नकार दिया है। चैंपियन प्रणव सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया। प्रणव सिंह ने राकेश टिकैत की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। टिकैत ने शनिवार को दोनों से मुलाकात की थी। उत्तराखंड में इन दिनों प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। 26 जनवरी के दिन प्रणव चैंपियन की फायरिंग के बाद से मामला गर्मा गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच जारी विवाद को निपटाने के लिए सामने आए किसान नेता राकेश टिकैत की सुलह की कोशिशों को चैंपियन ने सिरे से दरकिनार कर दिया है। इस संबंध में प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से फेसबुक पोस्ट लिखा गया, जिसमें राकेश टिकैत की मंशा को ही सवालों के घेरे में डाल दिया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आपको बताते चले कि शनिवार को राकेश टिकैत हरिद्वार आए थे। रानी देवयानी उनसे डामकोटी में मिली थी, जिसके बाद राकेश टिकैत ने जेल में ही प्रणव सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने उमेश कुमार से देहरादून जाकर मुलाकात की थी और दावा किया था कि दोनों समाजों के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में सुलह समझौते की वार्ता होगी और जो भी तय होगा
वो दोनों पक्षों को मानना होगा। तो वहीं सोमवार को प्रणव सिंह चैंपियन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट हुआ और इसके जरिए सुलह बैठक करने वाले राकेश टिकैत को दूर रहने के लिए कहा गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर जुड़ गए हमारे साथ में। संजय, क्या हुआ पूरा मामला कि राकेश टिकैत को कह सकते हैं मध्यस्थता इस पूरे मामले में करनी पड़ी, और मध्यस्थता जिसने करी अब वही सवालों के घेरे में आ गया है? देखिए पूजा, लगातार ही वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 26 जनवरी का वो दिन था जब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वर्तमान विधायक यानी उमेश कुमार के जो कार्यालय था वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके बाद से ही लगातार जो जाति वाला भेदभाव है यानी दोनों का जो पक्ष है वो लिया जा रहा है। एक और जहां गुज्जर समाज पंचायतों का ऐलान कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज भी पंचायतों का ऐलान कर रहा है, जिसको लेकर अगर पूर्व विधायक की बात की जाए या फिर वर्तमान विधायक की बात की जाए, उनकी ओर से बार बार बयान दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई पंचायत नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 31 जनवरी की बात है जब भारी संख्या में जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो उनके खानपुर कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर भारी संख्या में इकट्ठा होने के बाद पथराव जैसे हालात हो गए थे, यानी पत्थरबाजी भी पुलिस के ऊपर की गई थी, जिसके बाद अब हरिद्वार पुलिस इन दोनों के विवाद को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दूसरी ओर अब इस पूरे प्रकरण में जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनकी भी एंट्री हो गई है और शनिवार को जिस तरह से वो पहुंचे थे उनका यही कहना था कि दोनों पक्षों को बिठाया जाएगा, दोनों पक्षों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं उमेश कुमार की जो खानपुर के विधायक है प्रणव सिंह, उनकी जो एक पोस्ट आई है, उन्होंने कहा कि आखिर किसने कहा है एंट्री लेने को, किसने समझौता कराने के लिए कहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सिरे से नकार दिया है। लेकिन जिस तरह एक 5 फरवरी का ऐलान किया गया है कि एक बड़ी पंचायत होने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार यहाँ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, यानी पुलिस पूरी तरह सक्रिय, ग्रामीण देहात जो क्षेत्र है वहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह की तैयारियों को लेकर नैनीताल डीएम ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, तो वहीं वीआईपी मूवमेंट के दौरान पार्किंग, सिटिंग, सफाई और अन्य व्यवस्था क्या क्या रहेंगी, इसको लेकर के अधिकारियों को भी सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि 14 फरवरी को 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद शिरकत करेंगे। इसी दौरान यातायात, भीड़ और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम रहेंगे, इसको लेकर डीएम ने पूरे स्टेडियम का जायजा भी लिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी होनी है नेशनल गेम्स की 14th को, और उसमें काफ़ी सारे गेस्ट आने हैं, काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर दर्शक आएंगे, तो उसकी जो तैयारियां हैं उसको अभी हम लोग प्रारंभिक उसका आकलन एक कर रहे हैं। फिर जो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं पानी को लेकर, पार्किंग को लेकर, टॉयलेट्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, एंट्री एग्जिट है और अदर सिक्योरिटी जो भी चीज़ें हैं उनको हम सही तरीके से करवाएं। उसी के लिए जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जानी है उनको भी आज हम लोगों ने यहाँ बुलाया, ताकि सब लोग अपना अपना जो भी ड्यूटी प्लेस है वो सब देख लेंगे और उसके अनुसार आगे 7-8 दिन जो बचे हैं उसके अंदर तैयारियाँ। उत्तराखंड के हरिद्वार में चाइनीज मांझे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल मदन कौशिक के पतंग उड़ाने पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है और बीजेपी विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को आर्मी ऑफिसर बता करके पहले युवाओं को अपने झांसे में लिया करता था और फिर उन्हें सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी किया करता था। आरोपी अभी तक इस तरह के कई लोगों को ठग चुका है। उत्तराखंड एसटीएफ ने आरोपी को पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के चंदमणि रोड से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बताया आरोपी के बारे में आर्मी इंटेलिजेंस
देहरादून ने जानकारी शेयर की थी। आर्मी इंटेलिजेंस ने उत्तराखंड एसटीएफ को बताया था कि एक व्यक्ति फर्जी आर्मी अफसर बनकर के युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी कर रहा है। एक ये व्यक्ति है सहारनपुर का, नकुड़ का, ये अपने को आर्मी अफसर बता के इसने काफ़ी सारे लोगों से पैसे लिए और 3 से 3.5 लाख रुपए लोगों से ले रहा था ये। और इस बात के कि जो आर्मी में कुछ पद निकलते हैं ट्रीटमेंट के, तो उसमें कि ये भर्ती करवा देगा। इसने एडमिट कार्ड भी दिए कुछ लोगों को फेक, और इसने फेक आर्मी का अपना आई कार्ड भी बना रखा है, यूनिफॉर्म भी पहनता था ये। और उसमें जो कंप्लेनेंट है उसको ये मिलिट्री हॉस्पिटल में मिला भी था यूनिफॉर्म पहनकर। तो इस संबंध में सूचना आई थी, इसको थोड़ा डेवलप किया गया। कल इसको अरेस्ट करके पटेल नगर थाने में मुकदमा लिखा गया है और जुडिशियल कस्टडी में इसको भेजा गया है। उत्तराखंड के विकासनगर में 2 गौवंश की हत्या के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। तो वहीं गौ हत्या की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के साथ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्रशासन ने आला अधिकारियों के गुस्साए लोगों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया है। फिलहाल थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके और प्रशासन के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। जानकारी में आया कि एक लजावती नाम की महिला जो कि सेलापुर उनके हरिपुर क्षेत्र की निवासी है, उनकी कल 2 गौवंशों को रात्रि में चोरी कर लिया गया और तथा इन गौवंशों को ये सहसपुर के जंगल में किसी द्वारा वो किया गया है, कबत किया गया है। तो इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जैसे कि फोर्स के द्वारा गौवंश का पोस्टमार्टम और मेडिकल वेटरनरी डॉक्टर से कराया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बजट पर किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशल पाल मध्य वर्ग के लिए बोलते नजर आए हैं। मध्य वर्ग के लिए बजट थोड़ा ठीक है, ये कहा है कुशल पाल ने। उत्तराखंड के किसानों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जसबीर सिंह ने भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कुशल पाल सिंह से क्या खास बातचीत करी है, सुनिए। केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है। बजट को लेकर के किसानों ने, आम आदमी ने जो उम्मीदें पाली थी उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी कुशल पाल सिंह और कुछ आम जन हैं जो हरिद्वार देहात क्षेत्र में रहते हैं। उनसे बात कर लेते हैं बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के, सबसे बड़ा संगठन किसानों का भारतीय किसान संघ है। किसान जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे, इस बार बिजली में छूट मिलेगी या कई चीज की जो खाद बीज की सब्सिडी है, गन्ने के रेट हैं, अभी तक कुछ ऐसा आपको लगा इस बजट में क्या हुआ? ऐसा वैसा सरकार ना मध्यम वर्ग को तो वैसे छूट दी है, परंतु किसान को अभी इसमें कोई मतलब लाभ नहीं है क्योंकि अभी गन्ने का इन्होंने रेट नहीं डिक्लेयर किया। ताल्लुक रखते हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र से, आम आदमी के लिए कोई खास बजट में फायदा हुआ? नहीं, आम आदमी के लिए तो कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ सरकार की तरफ से। नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि जो पहले जो ब्याज की दरें थी खासकर वो भी कम की गई हैं और जो आपने क्या कि 10 लाख से 12 लाख तक के जो आपका टर्नओवर है उस पर छूट दी गई है। उस नहीं, ऐसी कोई छूट नहीं मिली किसानों को अब तक। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाए और इस बजट को लेकर के सरकार कितने ही ढिंडोरा पीटे, लेकिन किसान वर्ग खास तौर पर जो आमजन से जुड़ा हुआ है, उससे मजदूर भी जुड़ा हुआ है और जो छोटा कारोबारी है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, तो वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में सरकार ने राहत दी है तो कहीं ना कहीं बुनियादी चीजें छूट गई हैं, जैसे कि किसानों की पीड़ा है। वो चाहते थे कि इस बार कम से कम कर्ज माफ किए जाएं या फिर कुछ बड़ी चीजें सामने लाई जाए, वो नहीं हो पाया, तो उसे लेकर के अपनी बात कह रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकार से एक बार फिर उम्मीद रख रहे हैं। देखने वाली बात है कि सरकार कितनी सुनती है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, अक्सर।
तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, रुड़की तहसील में तहसील दिवस पर जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी हैं, जिसमें फरियादियों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने जमीनी विवाद, राजस्व न्यायालय और कई अन्य तरह की समस्याएं भी साझा करी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया, तहसील दिवस में आज 43 समस्याएं जमीन में अन्य समस्याओं से आई हैं, जिनमें से 13 का निस्तारण किया गया है। बाकी समस्याओं से संबंधित विभागों को हस्तांतरित की गई हैं, निर्देशित भी किया गया है। मुख्यतः समस्याएं जमीन विवाद की थी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सभी को कहा कि सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। ज्ञान में है कि लंबे समय से तहसील दिवस जो है रेगुलर ढंग से हो नहीं पा रही थी, आचार संहिता एवं अन्य कारणों की वजह से। तो आज जो है तहसील दिवस में 43 जो है शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई, जिनमें से 13 का जो है मौके पर निस्तारण हो गया। कुछ 2 शिकायतें थी वो राजस्व न्यायालय या फिर सिविल न्यायालय के संबंधित थी या फिर पुलिस से संबंधित थी, तो उनको जो संबंधित जो शिकायती हैं उनको बता दिया गया है कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर अनुरोध। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।